एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, दुर्घटना से देर भरी। तो उसी को देखते हुए हमने यूपीएससी के एग्ज़ाम होने के एक दिन बाद व्यापक तरीके से एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन आपको विस्तृत और प्रूफ के साथ एनालिसिस मिलेगी। और इस पेपर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यूपी के स्टूडेंट है और साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए प्लान बी के लिए ये वरदान है। क्यों वरदान है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। उसके पहले ये हमारा नया चैनल है स्टडी ऑन पीसीएस। पीसीएस से रिलेटेड जितने भी हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट से रिलेटेड जितने भी हैं, वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। इस पर सारी पीडीएफ आपको, पीसीएस से रिलेटेड सारी पीडीएफ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। स्टडी ऑन पीसीएस नाम से सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ये है। यहाँ पर आपको आईएएस से रिलेटेड जितने मटेरियल है वो मिलेंगे। और इसके बाद जितने भी पीसीएस से रिलेटेड क्लासेस होंगी वो हमारी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑन पीसीएस पर होंगी। तो चलिए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। अगर टॉपिक वाइज या एनालिसिस की बात करें, परसेंटेज में बात करें, तो टोटल 150 क्वेश्चन थे। एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी से 14, ज्योग्राफी से 13, साइंस एंड टेक से 8, पर्सन इन न्यूज स्पोर्ट्स से 7, यूपी राज्य स्पेसिफिक से 4 क्वेश्चन, आईआर डिफेंस से 3, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से 19, इकोनॉमिक सर्वे स्कीम से 19, पॉलिटी से 14 क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज में कह लीजिए, नंबर में कह लीजिए। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि प्लान बी के लिए यूपी वालों के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में प्रश्न की मात्रा कम में है। आईएएस की तैयारी करने वाले लोग अलग से ज़्यादा किताबें कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। राज्य बजट से ज़्यादा राष्ट्रीय बजट के बारे में पूछा गया, उसको महत्व दिया गया। विश्व भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में पूछा गया। पर्यावरण थ्योरी के बारे में बड़ी मात्रा में सवाल आए, जो कि आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि यूपी में जो स्टूडेंट है और यूपीएससी की तैयारी कर ले, उनके लिए ये जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बिहाफ अगर देखें तो उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा। बहरहाल सबसे पहला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। ऑप्शन 2 था, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। सही उत्तर आपको बताना था। तो स्टेट फॉरेस्ट वन रिपोर्ट निकली थी, उसमें बताया गया था कि नॉर्थन पार्ट में देश के, उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल जो है कवर है पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 7.33% है। इसके अलावा अगर बात करें फॉरेस्ट कवर स्टेट की तो 6.1% है स्टेट के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के। तो इसमें पूछा है राज्य के कुल ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पूछा है, तो इसका अगर यहाँ पर 12.8% की जगह 6.15% होता तो ये सही होता। अगर वहीं देश के बिहाफ पर पूछता तो देश के बिहाफ पे जो है 7.33% जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का परसेंटेज होता। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, इसमें कहा जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में कोई वन भूमि नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में अगर स्टेट की बात करें, उसमें उत्तर प्रदेश की बात करें, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है रिपोर्ट निकली, उसमें देखिए जौनपुर में टोटल जो वन है 1.66% है। गाजीपुर का देखेंगे तो 0.86%, बलिया में 0.74% है। इस प्रकार ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा। मैंने जो है जल्दबाजी नहीं की है आंसर की आपको प्रोवाइड करवाने में या आंसर देने में। प्रूफ के साथ आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया जा रहा है, और भी किसी कोचिंग में आपको इतनी जल्दी प्रूफ के साथ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। पूरा 150 के 150 क्वेश्चन एक ही आदमी यानी मैं करवाऊंगा वो प्रूफ, ठीक है। इसमें ये नहीं अलग अलग टीचर अपना करवाएंगे, उससे क्या होता है मिक्स्ड हो जाता है। जल्दबाजी में कई क्वेश्चन वो लोग छोड़ भी देते हैं। जैसे करंट के कई क्वेश्चन जो बजट से है, तो बजट से वो लोग उस टाइम उनको आंसर मिला नहीं, तो जल्दबाजी में क्या किए, पेज व्यू बढ़ाने के लिए आंसर अपलोड कर दिए और बाद में पता चला वो आंसर गलत था। तो आंसर गलत ना हो इसीलिए हमने टाइम लिया, विथ एनालिसिस साथ आपको आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जो कि, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत किसे कहते हैं?
जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में। तो इसमें देखेंगे नवीकरणीय जो ऊर्जा है वो गैर पारंपरिक है, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल रूप में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जैसे कोल हो गया, विद्युत हो गया, गैर नवीकरणीय हो गया, तो इसमें जो है अगर इस ऑप्शन के हिसाब देखेंगे इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसने पूछा निम्नलिखित में कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। ऑप्शन 1 मुल्ला अब्दुल बाकी, ऑप्शन बी अजीजुद्दीन खान, ऑप्शन सी मिर्जा मोहम्मद अली, ऑप्शन डी तालिब अमूली। तो फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट के खिलाफ चढ़ाई की और उसके शासक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अभियान के दौरान सुल्तान ने ज्वालामुखी या वेल्कोनिक माउंटेन के पुस्तकालय से 1300 संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया। अजीरुद्दीन खान ने दलाले फिरोज शाही शीर्षक के तहत उसे फारसी में अनुवाद कराया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। तो इसका विषय था 2022 के लिए डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, यानी इसमें देखेंगे ऑप्शन डी होगा गरीब व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। तो ये इसका थीम था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा निर्धनता यानी पॉवर्टी के प्रकार है। ऑप्शन 1 दिया है इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी या फिर परम निर्धनता जिसे कहते हैं, और ऑप्शन 2 सापेक्ष या निर्धनता या रिलेटिव पॉवर्टी, ऑप्शन 3 है व्यक्तिगत निर्धनता, ऑप्शन 4 प्रकार्यात्मक निर्धनता। इसमें देखेंगे पॉवर्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे इसमें 1 और 2 यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में पूछा आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, ऑप्शन 2 जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। इसमें आपको बताना है कि आर्थिक विकास में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका योगदान के संदर्भ में इसे पूछा है। पहला दिया गया है कि आर्थिक विकास का जनसंख्या के वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ऑप्शन 2 है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो देखेंगे ये दोनों ही 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उससे जो पॉपुलेशन है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट होगा, हेल्थ की सुविधाएं बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो पॉपुलेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। वहीं इसका रिवर्स हो जाए, जब अगर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर प्रेशर पड़ता है, ग्रोथ रुक जाती है। इससे देखेंगे तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें पूछा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ऑप्शन 1 दिया गया प्रारूप समिति की नियुक्ति, ऑप्शन 2 भारतीय संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित, ऑप्शन 3 भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि यानी इंटैक्ट की तिथि, ऑप्शन 4 दिया गया संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसमें देखेंगे प्रारूप समिति जो थी उसकी नियुक्ति की बात करें तो उसकी नियुक्ति हुई थी 24 अगस्त 1947 की। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें सूची दी गई है, एक फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स को मिलान करना है, यानी कुछ बीमारियां दी गई हैं उसके कारक क्या है उसको मिलान करना है। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे इसमें पेप्टिक व्रण दिया है, तो ये एक क्रीम है यानी पेट से रिलेटेड बीमारी है। तो इसमें देखेंगे ए का जो है 3 से सुमेलित है। एक सेकंड रुकिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए डेंगू का देखते हैं। डेंगू किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी का 1 सुमेलित है। उसके बाद सी फील पांव जो होता है वो प्रोटोजोआ से बीमारी फैलती थी,
ठीक है, सॉरी क्रीम से। तो इस प्रकार कुल मिलाकर देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, इसमें जो है ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, यानी ए का 4 होगा, पेप्टिक वर्ड होगा विषाणु से। इसके अलावा बी का 1 होगा, और उसके अलावा अगर सी की बात करें, पील पाँव की बात करें, तो वो होगा क्रिम से, मलेरिया होगा प्रोटोजोआ से। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का प्रियम्बल दिया गया है। तो इसमें देखिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा का आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, समर्पित करते हैं। तो यही इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है। प्रियम्बल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, प्रियम्बल में एक चीज और जस्टिस की बात किया गया है, 3 प्रकार के जस्टिस की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धर्म। इसके अलावा स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की, समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा, अवसर की। ठीक है, तो ये भाई कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसने पूछा है सूची फर्स्ट से सेकंड को मिलान करना है। बुक की नाम यानी पुस्तक का नाम दिया गया है, विषय क्या थे वो उसके बारे में पूछा है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले मीरात सिकंदरी देखेंगे। मीरात सिकंदरी जो है गुजरात के विषय के संदर्भ में ये पुस्तक लिखी गई है। तो ए का 4, तो देखिए ए का 4 कहाँ कहाँ है। इसमें देखिए ए का 4 जो है बी और सी में नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बात करेंगे दूसरे बुरहान मासिर। तो बुरहान मासिर जो है मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह है। ठीक है, यानी बी का 3 होगा। तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे, सॉरी बी का जो होगा वो होगा बहमनी अहमदनगर का इतिहास। तो इसमें बी का होगा 2, बी का 2 होगा और ए का 4 होगा। तो देखिए बी का 2 और ए का 4 कहाँ है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, और ए और डी दोनों में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रियाज उस सलातिन। तो ये देखेंगे इसका संबंध बंगाल के इतिहास से है। तो इस प्रकार देखिए सी का 1, इसमें सी का 3 है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और इसको आपको बताना है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। यह बात तो सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, तो जो रिसोर्स हैं उसका कंजम्पशन ज्यादा होगा, इससे इन्वायरमेंट पर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी ए सत्य है लेकिन आर जो है गलत है। एनवायरमेंट इंपैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसका दिया गया है, अगर आपको देखना हो तो यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो इसमें जो है अखिल भारतीय मजूमदार संघ, यूनाइटेड पैट्रियोटिक संघ, अनुशीलन समिति, इसमें जो युगांतर था ये संघ उत्तरदायी था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन था, उसके बाद की घटनाओं ने रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। और इसके बाद क्या हुआ, जब दिल्ली राजधानी हस्तांतरित हुई तो चांदनी चौक में ये बम घटना हुई थी। इसके बाद रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। तो इसमें जो होगा ऑप्शन बी जो होगा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित में किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो इसमें क्रिस हिपकिंस को जो है प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक को सही सुमेलित करता है। ऑप्शन 1 वैशेषिक पतंजलि, ऑप्शन सी मीमांस कर्ण या कनद जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी की बात करें उत्तर मीमांसा कपिल, ऑप्शन डी न्याय गौतम। तो इसमें बात करें कौन सा जो है दर्शन प्रचारक से सुमेलित है, तो इसके देखेंगे
न्याय जो है वो गौतम से सुमेलित, यानी ऑप्शन जो है डी सही है। इसके अलावा वैशेषिक जो है वो कणद या कण्व से संबंधित है। मीमांसा की बात करें तो इसके जो है संस्थापक जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा की बात करें तो उत्तर मीमांसा जो है वेदांत या उत्तर मीमांसा में ये सब संबंधित है, यानी आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये जो थे उत्तर मीमांसा वेदांत से संबंधित थे। तो इसके साथ ही साथ आपका और भी चीजें तैयार हो जा रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है। तो इसमें देखेंगे 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया में, ठीक है, लॉर्ड मायो के शासनकाल में। उसके बाद पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था इंडिया में 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगर यहां पर 1872 दिया होता तो इसमें 1872 आंसर सही होता, लेकिन इसमें 1881 दिया है तो इसमें 1881 जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की कटौती की दर्ज की गई। ऑप्शन 2, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो यूनियन बजट की बात करें तो मनरेगा में 23-24 में 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया, 18% कम है 2022-23 के बजट के, ठीक है। उसके पहले कितना 73,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन जो एक है वो सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी सही है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन है तो आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, यानी इसमें लगभग जो है 21-22 की बात करें तो इसमें लगभग 335% जो है ड्रिंकिंग वाटर में जो है इंक्रीज किया गया एलोकेशन, ठीक है, जल जीवन मिशन। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। फरवरी 2023 में भारत में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में किस संस्थान पर किया गया? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन डी होगा तुमकुर, कर्नाटक। ये न्यूज है 6 फरवरी 2023 की, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में और अदर न्यूज में ये न्यूज में था। पेपर की इंपॉर्टेंस आपको यहां से समझ में आएगी। तो सीधे सीधे हेडलाइन थी द हिंदू की, पीएम अनवील्स इंडियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तुमकुर, ठीक है। इससे आपको पता लगेगा कि पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जरूर नहीं आप जो है 5 मिनट का न्यूज जो है 50 मिनट के वीडियो से आप देखिए। आप अगर डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आपने एनालिसिस किया है, तो आप फटाक से आप क्वेश्चन पता चल जाएगा कि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कवियत्री दी है, पुस्तक दिया गया। ऑप्शन 1 दिया गया दयाबाई विनय मल्लिका संबंधित है। ऑप्शन बी सहजोई सहज प्रकाश। ऑप्शन सी गंगाबाई गणेश देव लीला। ऑप्शन डी सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो देख रहे हैं कि गंगाबाई गणेश देव की लीला, ये जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी जो है सारी सुमेलित हैं। तो कीवर्ड क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका। तो आर्टिकल 243 के में देखेंगे तो इलेक्शन ऑफ पंचायत की बात की गई है। तो पंचायतों का समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पंचायती राज 3 स्तरीय के व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अशोक मेहता समिति की बात कर रहा है। ऑप्शन 2, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना चाहिए। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो है वो तो सही कह रहा है कि 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान में द्विस्तरीय, लेकिन राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड की जगह उन्होंने जिला की बात की थी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठक के लिए स्थल के रूप में नहीं शामिल है? तो इसमें जो है सीधे सीधे आपको पता, क्योंकि आगरा में भी, वाराणसी में भी, ग्रेटर नोएडा में शामिल था, कानपुर जो था वो शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें,
G20 के बारे में यहाँ पर और डिटेल में दिया गया है, कितने कंट्री शामिल हैं, ठीक है। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित किया गया है, तो इसमें चरक संहिता 120 अध्याय 8 खंड में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें तो मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों से बना होता है। तो देखिए हार्ट का चैम्बर देखेंगे तो राइट, इसको अपने दायां नीला बायां नीला के बारे में आपको पता ही होगा। तो इसमें देखेंगे ये 4 चैम्बर जो है पूरे हार्ट को फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो केवल जो है 4 चैम्बर में डिवाइड है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई उत्तर प्रदेश में। तो अमृत भारत स्टेशन जो है पीआईबी इन दिल्ली भारत सरकार जो प्रेस न्यूज पोर्टल है उसमें देखेंगे 10 फरवरी 2023 की न्यूज है, उसमें जो है पोस्ट किया गया था। उसमें 149 जो है यूपी के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मॉडर्नाइजेशन के लिए शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो इसमें जो है मॉडर्ना जो है mRNA जो है वैक्सीन है। हालांकि इसका इंपॉर्टेंस अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी mRNA से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, वैक्सीन, ये सब हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 1918 में संयुक्त प्रांत मतलब उस टाइम का अवध किसान सभा का गठन निम्नलिखित किस नेता ने किया था। तो इसमें देखिए इंद्र नारायण द्विवेदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र। तो किसान सभा वर्तमान जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में एक विरोध आंदोलन था 1919 से 1922 के बीच हुआ। 1918 में इसे लखनऊ में गौरीशंकर मिश्रा, इंद्रदेव नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया था। इसमें देखिए इंद्रदेव नारायण का ऑप्शन है, तो इसमें इंद्रदेव नारायण जो है ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुहा कौन से अधिकारी थे। तो भागदुहा जो थे वो राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 338। तो इसमें बताना है इन चारों में से किससे संबंधित है। तो सबसे पहले आएगा अनुच्छेद, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, फाइनेंस कमीशन से। तो अगर देखेंगे सी में दो इसमें कहाँ है, सी में देखिए सीधे सीधे अगर आपने एक आंसर आपको पता है तो आप सीधे सीधे इसमें ऑप्शन डी लगा के चले आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन यानी फिजिकल मैनेजमेंट के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का फिजिकल मैनेजमेंट का ऑथेंटिकेट यानी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया चार्ट है। इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन डी है जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा राज्यों को अनुमानित की गई है। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है फिजिकल डेफिसिट फॉर 2022-23 इज 6.4%, फॉर 2023-24 इज 5.9%, ठीक है, एंड इज ऑन द टारगेट बी वर्क 4.5% बाई 2025-26, ठीक है। आरई का मतलब रिवाइज एस्टीमेट होता है। तो इसमें जो होगा, इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद, ये हो रहा है। मिलिंद पन्नो है और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन, उनके बीच संवाद हो रहा है, इसे ही बताया गया है। तो वह भिक्षु जो है नागसेन थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में किसने स्पेयर पुस्तक लिखी। तो स्पेयर पुस्तक जो है प्रिंस हैरी ने लिखी। ये इंग्लैंड के राजकुमार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, ये कथन है। कारण बताया गया, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो ये दोनों बातें सही है, चीतों की आबादी सुधारना भारत की प्राथमिकता है, क्योंकि भारत में एक भी चीते है नहीं, विलुप्त हो चुके हैं। तो उनकी आबादी सुधारने के लिए फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। तो इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही। अफ्रीका से नामीबिया से चीते लाए गए हैं, उनको कहाँ सबसे पहला जो है कूनो जो है नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर देखेंगे, वहां पर जो है सबसे पहले बसाया गया।
क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। और ये 1 मार्च 2023 का न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस का। आप जो भी अखबार पढ़ते होंगे उसमें भी आया होगा। हिंदी अखबार का नहीं बता सकते, लेकिन इंग्लिश अखबार में जरूर आया होगा। इसमें ऑस्ट्रेलियन डिकिन यूनिवर्सिटी टू बी द फर्स्ट फॉरेन was to set you up campus in India, ठीक है। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू डेकन टू ओपन द फर्स्ट ऑफशोर कैंपस इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है कि पहला यह स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। बात गलत है, गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में है। तो इसमें केवल और केवल ऑप्शन 1 जो है वो सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में, वहीं पर पहली बार स्थापित किया जा रहा है। और ये विश्वविद्यालय कहाँ है? डिकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, भारत में G20 प्रतीक चिन्ह के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, प्रतीक चिन्ह 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। ऑप्शन 2, प्रतीक चिन्ह 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें देखिए 7 तो पंखुड़ी तो है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बात तो सही है। लेकिन ये जो 7 पंखुड़ी हैं वो 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती, ठीक है। G20 में इसको कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि 20 देश है। लेकिन अगर हमने ऑफिशियल साइट से देखी, जहां से ये लोगो जो है बनाया गया है, तो इसमें देखिए जो वाइब्रेंट कलर उपयोग किए गए हैं वो इंडियन नेशनल फ्लैग से संबंधित, सेफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन, ठीक है। सेफ्रॉन, उसके बाद व्हाइट और देखिए ग्रीन, ठीक है। और उसके साथ साथ ब्लू। अब इनका जो है इंपॉर्टेंस है, ये क्या दिखा रहे हैं? ये प्लेनेट अर्थ को दिखा रहे हैं, जो लोटस पर जो है देखिए बैठा है। इसमें क्या है? इंडियन नेशनल फ्लावर है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रोथ और उससे होने वाले चैलेंजेस को, ये जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 सही, ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी इसमें ऑप्शन सी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमारी जो थी वो प्रथम महिला स्पीकर थी। क्वेश्चन नंबर 35, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विस 16% से ऊपर है। ऑप्शन बी, 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए किया गया। ऑप्शन सी, पीएमआई सेवाओं में 2022 से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। ऑप्शन डी, फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार का लगभग 2/3 अपना स्थान रखेंगे। तो इसमें देखेंगे, अगर इंडियन इकोनॉमिक्स स्नैपशॉट हमने लिया है तो उसमें डाटा जो दिया गया है, तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो इसमें ऑप्शन 2 तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई, ये भी बात जो है बिल्कुल सही। डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फाइनेंशियल सर्विस, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं दिया गया है। इसके अलावा ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी भी सही है। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट प्रोजेक्टेड ग्रो 18% एनुअली टिल 2050। लेकिन जो इसमें जुलाई 2022 क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है, ये बात जो है इसमें देखिए लिखा गया है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 9.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 कंपेयर टू 8.4% फाइनेंशियल ईयर 2022। तो ये आंसर जो होगा इसमें सही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल के बारे में विचार करना, उन्हें कालक्रम में सीक्वेंस में आपको बिठाना है। तो बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713-1720, बाजीराव प्रस्त का 1720-1740, नारायण राव का 1772-1773, माधव राव फर्स्ट का 1761 से 1773। तो इसमें देखेंगे जो सीक्वेंस सही बैठेगा उसमें ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो कोयला यूक्रेन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र डोनेट्स्क है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। तो ये बात जो है बिल्कुल जो है सही है, ठीक है। ओ सॉरी, एक सेकंड, इसमें पूछा है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं इस आंसर को, कौन सा कथन सत्य है?
तो इसमें देखें महासागर के लवणता कर्क और मध्यरेखाओं पर अधिकतम होती, ये इससे जो है जरूरी नहीं है। महासागर की लवणता से क्या संबंध है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें पूछा यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में हो तो लघु ज्वार आता है, तो ये बात भी गलत है, ठीक है, दीर्घ ज्वार आता है। इसके अलावा बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, ये बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी भी सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी सही नहीं होगा, इसमें जो है ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, ध्यान रखिएगा। टाइड के बारे में देखिए दिया गया है कि 2 टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स एवरी 24 आवर्स में 24 आवर्स 50 मिनट में आप जो है आते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये देखिए जब एक ही सीध में होता है सूर्य और चंद्रमा तो यहाँ पर हाई टाइड आते हैं, ठीक है। लो टाइड कब आएगा? सब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समक्ष समकोण पर होंगे, तो यहाँ विपरीत जो है इसके लो टाइड आएंगे। तो क्योंकि अगर सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में है तो आकर्षण बल ज्यादा लगता है, तो पानी ज्यादा उठता है, तो यानी टाइड जो है हाई टाइड के रूप में आते हैं। अब देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ओशियन सेल्टिंग, यानी जो समुद्र की लवणता है उसको क्या क्या प्रभावित करती है, ठीक है। सबसे पहले वहां पर जो है कितनी वर्षा हो रही है, अगर वर्षा ज्यादा हो रही है यानी फ्रेश वाटर का मात्रा ज्यादा मिल रही है तो वो भी प्रभावित करती है। और कितना वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा जिस एरिया में वहां पर जो है सैलिनिटी ज्यादा होगी, अगर वर्षा ज्यादा हो रही है तो वहां पर सैलिनिटी कम होगी। इसके अलावा कोस्टल रीजन में कितना फ्रेश वाटर वहां पर नदियों के द्वारा और बर्फ के द्वारा पोलर रीजन द्वारा आ रहा है, उससे भी उसकी सैलिनिटी पर प्रभाव मिलेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जितना फ्रेश वाटर समुद्र को मिलेगा उतनी सैलिनिटी उसकी कम होगी, यानी जितनी नदियां समुद्र में जाकर मिलेगी उतनी सैलिनिटी कम होगी। अरब सागर की बात करें वहां पर कम नदियां जाकर मिलती हैं तो वहां की सैलिनिटी बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा है, ठीक है। अरब सागर की विंड भी प्रभावित करती है सैलिनिटी को, क्योंकि जिस तरफ से विंड बह के आ रही है दूसरी तरफ जिस कोस्टल एरिया में वो छोड़ती है तो वहां का पानी सैलिनिटी दूसरी तरफ लेके जाती है। ओशियन करंट भी, इसके अलावा टेम्परेचर भी, यानी टेम्परेचर और डेंसिटी जो है सैलिनिटी एरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाई सैलिनिटी रीजन की बात करें तो जैसे जो लैंड लॉक है जहां पर ना फ्रेश वाटर मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है ना नदियों द्वारा मिल रहा है, तो वो जो है हाईएस्ट जो है सैलिनिटी एरिया में, जैसे सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा लवणता वाली अगर झील की बात करेंगे या सी की बात करें, डेड सी जो है सबसे ज्यादा सैलिनिटी है। इसके अलावा ये तो बातें हो गई जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड थी। यहां पर देखिए बेंगुइला करंट है, ये क्या है? कोल्ड करंट है, तो इस प्रकार देखेंगे उसमें ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 14 की ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, ऑप्शन 2 उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ी। तो इसमें जो है दोनों जो है सही है। तो उन्होंने 1925 में जो है कांग्रेस छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने लगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ब्राह्मण के हितों की बात कर रही है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था और 1919 में ज्वाइन किया था। और इसके अलावा जो है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी भाग लिया था जो 1920 में स्टार्ट हुआ था गांधी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया गया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य धूम्रपान मुक्त करना है, तो धूम्रपान 2025 तक मुक्त करना ये न्यूजीलैंड का लक्ष्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो यति एयरलाइंस का नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो इसको जो है इसको हम कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है मिसमैच हो रहा था, इसको कमेंट बॉक्स में हम आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, एक भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं, उसे जो है जल विभाजक क्या होता है? वो तो न तो पानी इकट्ठा करता है, ना तो भंडारण करता है, ना तो पानी छोड़ता है, वो तो दो वाटर सेट क्या होता है, वो तो जो है विभाजक जो है का काम करता है। वेटलैंड क्या करता है? वो तो स्टोर करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पानी का हौज जिसे वाटर रिजर्व कहते हैं उसका काम होता है पानी को इकट्ठा करना, भंडारण करना और पानी को छोड़ना। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हुआ था 2020-21-22 के संदर्भ में, इसमें कुछ कथन पूछा था, कौन सा कथन सत्य है?
तो इसमें ऑप्शन ए की बात करें, एसडीआई में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर यानी बढ़कर 2022 में 132 हो गई। ऑप्शन 2, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। तो इसमें देखेंगे तो ये बात ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, कि 2020 में 130 थी, 2022 में 132 तक जो है गिर गई। यानी जितना हायर नंबर रहेगा उतना एसडीआई कम रहेगा, जितना कम नंबर उतनी एसडीआई ज्यादा। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें केवल और केवल जो है ऑप्शन 2 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखेंगे ये एक्सपेंडिचर का चार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। तो इसमें जो सब्सिडी की बात किया गया है, ठीक है, यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसमें रक्षा, आर्थिक सहायता और जो भी इसमें शामिल नहीं है, उसके अलावा जो सब्सिडी दी जाती है वो कितनी है, 17% है। इसमें क्या क्या गया, 9% का गया, बाकी सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें जनसंख्या सिद्धांत दिया गया है, प्रतिपादक दिया गया है, ठीक है, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक समायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। इसमें उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत यानी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है, इसमें एडविन कैरन ने अपनी बुक वेल्थ में 1924 में प्रकाशित की थी। तो सबसे पहले उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत को हम मिला देंगे कैनन से, एडविन कैनन से, यानी ए का हो जाएगा 3। तो ए का 3 किस में है, ए का 3 जो है इसमें देखिए ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी वाला जो है सुमेलित हो जाएगा। तो इन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी के बारे में क्या बताया था कि एक होता है अंडर पॉपुलेशन थ्योरी, एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, एक ओवर पॉपुलेशन, इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसके बारे में एडविन कैनन ने बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के, निम्नलिखित में कौन सा कीटबच्ची पौधा है। तो इसमें जो है कीटबच्ची पौधा है नेपथेंस। नेपथेंस से क्या है, ट्रॉपिकल पिचर प्लांट है, और बहुत सारे जो है ट्रॉपिकल पिचर प्लांट होते हैं, ठीक है। इसमें पूछा नेपथेंस के बारे में, तो नेपथेंस जो है सुमेलित है, ये ट्रॉपिकल पिचर प्लांट है, कुछ इस तरह दिखता है। अदर जो पिचर प्लांट होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात का क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको के बीच कौन सी नदी जो है सीमा बनाती है। तो इसमें देखेंगे रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा राज्य जो है सही सुमेलित है। तो इसमें देखेंगे जो नीति पास है वो उत्तराखंड में है, माना पास भी उत्तराखंड में है, दीफू जो है वो एक ट्राई पॉइंट है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चाइना, म्यांमार और इंडिया के बीच जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया में या ट्राई पॉइंट में भी आता है। तो इस प्रकार इसमें देखें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए जो है सुमेलित है। पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर किसमें बनते हैं, आपने जो है पिरामिड के बारे में सुना होगा, ठीक है, पोषण स्तर पिरामिड के बारे में। तो उसमें जो खाद्य श्रृंखला और जीवों से संबंध होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसमें सुमेलित है। तो ये देखिए रियो ग्रांडे नदी है जो मैक्सिको और उसके बीच सीमा बना रही है। यहां पर देखेंगे तो माना पास है, नीति पास है, ठीक है, और बहुत सारे पास के बारे में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रॉफिक लेवल्स की बात कर रहा है, इसमें देखिए इसमें खाद्य श्रृंखला भी है और जीव भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 का अनुमानित राशि से सही सुमेलित है। तो इसमें देखेंगे जो सुमेलित है सही, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जो बजट है वो सही सुमेलित है। 2023-24 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कितना एलोकेट किया गया था, 89,155 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, पॉलिटी का क्वेश्चन है, संसद सचिवालय के पदों के में निम्न में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है। तो ये बात सही है कि संसद जो है सेक्रेटरिएट, यानी संसद की बात करें तो अपने यानी राज्यसभा, लोकसभा जो है सेक्रेटरिएट के पदों के लिए जो है वैकेंसी निकालती है और उसकी सेवा शर्तें जो है विनियमित करती है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवाएं अनिवार्य कर दी गई। तो ये बात जो है ताइवान ने अनिवार्य कर दी है, ठीक है, 1 ईयर कंपल्सरी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 उपन्यास अल द लाइफ वी नेचर लिव्स
ऑल द लाइफ वी नेचर लिव्स कौन लेखक है? तो अनुराधा रॉय जो है वो इसके लेखक। उसके अलावा जो है इनकी बुक की बात करें तो इनकी और सारी बुक जो है इसमें दिया गया है। 2018 में जो है अमिताभ घोष को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो 11 लाख रुपए की नगद राशि, ठीक है, एक प्रशस्ति पत्र, और इसके अलावा ज्ञान देवी यानी सरस्वती की एक कांस्य मूर्ति भी दी जाती है, और इसे जो है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो है दिया जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 56, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो इसमें जो है डार्क स्वाइट जो है वो डिप्थीरिया से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 57, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे जो है एजोला कहते हैं। एमपी सब ऑर्डिनेट एग्जाम 2020 में जो 4 सितंबर 2021 को हुआ था, सेम यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, 58 की बात करें, इसमें पूछा गया है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार किए खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण दिया गया है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं होता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है आर्टिकल जो है संविधान के भाग 1 में, आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में देखेंगे तो इसका पूरा यही टू द पॉइंट पूछ ही लिया गया है। तो इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। व्याख्या नहीं करता है लेकिन आ रहे दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, निम्नलिखित में कौन से, निम्नलिखित में किसे हंसी दवा यानी लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। 1857 में क्वेश्चन नंबर 60, बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो इसमें जो बरेली से संबंधित थे यूपी से, वो खान बहादुर खान संबंधित थे। इसके अलावा नाना साहब की बात करें तो वो कानपुर संबंधित थे। कुंवर सिंह की बात करें तो जगदीशपुर बिहार संबंधित थे। हजरत महल की बात करें तो वो अवध से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो इसमें देखिए जो यातना के विरुद्ध निषेध की बात करें, ये भारतीय अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है लेकिन आर्टिकल 15 का हिस्सा है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी का पद ऐसे व्यक्ति को नियुक्त होगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। ऑप्शन 2, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ये बात गलत है। राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। ठीक है, और ये बात ऑप्शन 1 जो है वो सही है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो योग्यता चाहिए वो एक अटॉर्नी जनरल बनने के लिए चाहिए। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, भारत में जनसंख्या स्थायित्व कलच किस वर्ष तक जो है निर्धारित किया गया है? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें उसमें जो है सीधे सीधे लिखा गया है कि जो गोल है वो 2045 तक स्टेबलाइजेशन के लिए जो है निर्धारित किया गया है। इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, इसमें कुछ सूची दी गई संविधान की, उसका पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 3री अनुसूची शपथ प्रतिज्ञापन प्रारूप, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 10वीं अनुसूची दल प्रवर्तन। तो इसमें ये तीनों अनुसूचियां जो है सुमेलित है लेकिन 9वीं अनुसूची जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है शेड्यूल 4 में जो है ये दिया गया है। इसके अलावा 9th शेड्यूल में जो है सेंट्रल स्टेट से जितने संबंधित लॉ हैं जैसे लैंड रिफॉर्म वगैरह लॉ जितने भी पिछले पहले हुए थे वो उससे रिलेटेड जो है कुछ जो है 9वीं अनुसूची में दिए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सीधे सीधे दे दिया गया है और उसमें पूछा किससे संबंधित है। SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 जो है, इसमें देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 में क्या किया है, रिक्वायर्ड इनइक्वलिटी। ठीक है, यानी रिड्यूस इनइक्वलिटी यानी जो असमानता की कमी। तो 10 का संबंध किससे हो जाएगा? इसमें 3 से। तो सबसे पहले देखें इसमें जो है ए का 3 से कहां से मिले थे? ए में देखिए बी में 3 नहीं है, सी में 3 नहीं है। अब नेक्स्ट बात करेंगे SDG 13। SDG 13 में क्या कहा गया है? क्लाइमेट एक्शन की। तो 13 किससे संबंधित हो जाएगा? जलवायु क्रिया से। तो देखिए बी का 1 किससे संबंधित है? तो बी का 1 जो है ऑप्शन डी में संबंधित, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी और चार्ट दिया गया आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, निम्नलिखित में किसे प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? ठीक है, तो इसमें जो प्राकृतिक घटक का जो प्राकृतिक रेशम का एक घटक जो की बात करें तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो
जो नेचुरल रेशम है उसका एक घटक है, ठीक है। जिस अगर बात करें तो सिल्क है, तो इसमें सीरीन एलाइन जो है नाइट्रोजन के इंटीग्रल कंपोनेंट होते हैं, तो इस प्रकार इसमें नाइट्रोजन सही हो जाएगा। 67 की बात करें तो निम्नलिखित में किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया? तो इन्होंने क्या किया गया था, टैक्स एक्सटेंडल किया था, इसलिए इनको हटा दिया गया। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसमें फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन है, और तो हरियाणा जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट न्यूमैन कहाँ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, या आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसमें देखिए, नौकरी करना भी आर्थिक क्रिया है जिससे पैसे आते हैं, किसानी करना भी आर्थिक क्रिया है, ट्रांसपोर्टेशन भी आर्थिक क्रिया, लेकिन एनजीओ या स्वैच्छिक समाज सेवा ये आर्थिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, पुराणों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? विष्णु पुराण मौर्य वंश से जानकारी देता है, ये बात बिल्कुल सही। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन योजना वर्ष का सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखेंगे जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ये 2022 में शुरू की गई थी। इसके अलावा अगर बात करेंगे आदर्श ग्राम योजना जो है 2014 में ही शुरू की गई थी, इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, संसाधनों को उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही मतलब होता है कि हम भविष्य की पीढ़ी के लिए जो रिसोर्स हैं उसको बचा के रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दिए गए कथन के विचार कीजिए। ऑप्शन 1, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिहित अधिकार परीक्षा उत्कृष्ट रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के उचित हो उस रिट का उपयोग कर सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। संसद को अधिकार है वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, ये बात भी सही है। इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो है इसरो और नासा द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। 76 की बात करें, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी मिलती है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। बेतवा नदी यमुना के पास जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश से मिलती है, वो भी किससे? यमुना नदी से। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, प्राचीन काल में भारत के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही एक कालक्रम? इसमें देखेंगे जो पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, तो ये जो है क्रोनोलॉजी आपको सही दिखाता है। तो ये गंगा रिवर सिस्टम की है, तो इसमें देखिए बेतवा जो है यहाँ पर आती है, मिल जाती है यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ठीक है। इसके अलावा देखेंगे रामगंगा जो है कन्नौज के पास जो है गंगा से मिलती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? तो 1919 का अधिनियम जो था इसके द्वारा जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो इसमें इंसुलिन जो है स्रावित होता है, ठीक है। बीटा सेल जो है के द्वारा जो है इंसुलिन जो है मेनली जो है रिस्पॉन्स होता है ग्लूकोज का, बट आल्सो इन रिस्पॉन्स सेवरल न्यूट्रिएंट्स हार्मोनस एंड जो है नर्वस स्टिमुली के द्वारा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना इंसुलिन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस जो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है एक्टिनियम जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। और नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पोप बेंटिक्ट 16वें का हाल ही में निधन हुआ, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये है पोप बेंटिक्ट, ये जर्मनी के मूल निवासी थे, ये बिल्कुल सही है। जर्मन जो है
के निवासी थे और वो 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पॉप थे। तो ये इन्होंने जो है कैथोलिक चर्च को जो है उन्होंने 6 इस्तीफा दिया था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात, निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का नुकसान यानी बायोडाइवर्सिटी का ह्रास या नुकसान कब होगा? जब उसके जो नेचुरल जो है आवास है यानी नेचुरल हैबिटेट है उनका जो है डिस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो इससे जो है उनका विनाश होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जाइलम जो है जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 84, 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्याभ्यास, देखिए न्यूज इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी या और अदर न्यूज की हेडलाइन थी, इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज इन राजस्थान। ठीक है, तो ये क्या है? सुदर्शन प्रहार जो है सैन्याभ्यास, ये कहाँ? राजस्थान में हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गन्ने की वृक्ष का विकास का श्रेय स्पेन और अमेरिका वासियों को दिया जाता है। अमेरिका का जो क्यूबा शहर है वो जो है वेस्ट इंडीज का, सॉरी, तो उसमें देखेंगे तो वो वहां पर गन्ने की उपज ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 86, कुछ नदियां दी गई, उनका उद्गम स्थल आपको बताना है। तो यमुना नदी जो है सबसे पहले कहाँ निकलती है? यमुनोत्री से। ए का मिलान 4 से कर दीजिए, ये तो मुझे लगता है आप ही डी एलिमेंट कर दीजिए, बाकी सब में ए है। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी निकलती है सिहवा से, तो इसमें डी का मिलान 1 कर दीजिए। तो इसमें देखिए इसमें देखिए एक ऑप्शन बी वाला भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गोदावरी। गोदावरी कहां से निकलती है? गोदावरी निकलती है महाबलेश्वर से, तो इसमें सी का 3, तो इसमें सॉरी गोदावरी निकलती है नासिक से, तो इसमें जो होगा मिलान होगा उसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। तो यहां पे देखिए कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से, और गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक से, ब्रह्मगिरी माउंटेन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, 87 में माउंटेन दिया गया है, उसके देश की बात की गई है। तो क्लिमंजारो, माउंट क्लिमंजारो का अपने बारे में उसको बहुत सुना होगा। तो माउंट क्लिमंजारो का संबंध किससे है? तंजानिया से है। तो देखिए ए का 3 से सुमिलित कहाँ हो रहा है? ना तो सी में है ना तो ए में है, बचा बी और डी। ठीक है, इसके अलावा माउंट टुबकल कहाँ है? सॉरी, माउंट स्टैनली की बात करें, माउंट स्टैनली जो है युगांडा के पास स्थित है, तो स्टैनली का मिलान कर दीजिए युगांडा से। तो सी का 4 देखिए किसमें है? ऑप्शन डी में, इसमें ऑप्शन डी जो है सुमेलित हो जाएगा। इसके अलावा माउंट हंगर जो है वो अल्जीरिया में है, माउंट टुबकल जो है वो मोरक्को में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 88 में, निम्नलिखित में कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? तो बैकाल झील कहाँ है? रूस में है, ये बात सही है। इसके अलावा अगर बात करेंगे मिशिगन, ये यूएसए में है, ये भी सही है। इसके अलावा ओनोगा कनाडा में, इसमें जो है ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, तो इसमें ऑप्शन सी सुमेलित नहीं। ये ओनेगा झील कहाँ है? ये ओनेगा झील भी रसिया में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, फ्रॉम डिपेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक बिमल जलान है। ठीक है, ये बिमल जलान है, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कुछ इसमें तो सब आरबीआई के गवर्नर कभी न कभी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 91 सीटें आवंटित की गई हैं। ऑप्शन 2, लोकसभा में 80 सदस्य उत्तर प्रदेश में निर्वाचित होते हैं। तो इसमें जो है देखेंगे तो दोनों जो है आंसर जो है वो सही है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन 1, वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आए। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें, एक सेकंड,
तो ऑप्शन 2 की बात, तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। जहांगीर और हॉकिंस के बीच भी और उनके कुछ मंत्री वो तुर्की भाषा जानते थे, तो तुर्की भाषा में ही जब विलियम्स कैप्टन हॉकिंस पहुंचे थे उनके राज दरबार में, तो उनमें बातचीत हुई थी। इसमें ऑप्शन 2 सही है, लेकिन 1607 में जो है हॉकिंस जो है जेम्स फर्स्ट के राजदूत में के रूप में आए थे, ठीक है, सूरत में। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में, और क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव बढ़ाना और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना, जिसमें ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 93, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को त्याग पत्र संबोधित होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे या कोई भी प्रधानमंत्री रहे, सबको किसको जो है संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 94 की बात, संघ वित्त आयोग के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष तथा छह सदस्य होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें एक अध्यक्ष 4 मेंबर होते हैं और यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ये बात भी गलत है। यह अपना प्रतिवेदन किसको जो है? प्रेसिडेंट को जो है प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है, सॉरी, कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। इसमें ऑप्शन डी दिया है, इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 95, भारत में किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो कश्मीर में ये उसका राज्य पशुबी है, ठीक है, उसे कश्मीर हिरण कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ये बात सही है। ऑप्शन 2, एक राज्य में विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, आवश्यक है। ये बात भी सही, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आर्टिकल 171 में जो है इसमें जो है ये बातें की गई हैं। 97 की बात करें, संगीत जो टप्पा शैली है वो निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के दरबार से परिष्कृत या विकसित हुई? तो ये जो है टप्पा शैली पंजाब में अक्सर आपको देखा जाता है। ये मुगल एम्परर जो थे मोहम्मद शाह के जो है दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि को मान्य होते हैं, ठीक है, ये बात जो है। और इसके अलावा ऑप्शन 2 की बात करें, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जुड़े मामलों की बात की गई है। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंधित सभी संदेहों के विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों को प्रयोग प्रदर्शन किए गए कार्य जैसा भी मामला हो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से पहले उस घोषणा के कारण अमान्य नहीं होंगे। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 1 भी सही है, यानी इसमें जो होगा इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी था, इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, पुरातात्विक स्थल दिए गए वर्तमान स्थल से जोड़ना है। तो निवासा राजस्थान, ईसमपुर और डिडवाना और गुड़ियामा। तो आपको पता है डिडवाना कहाँ है? डिडवाना है राजस्थान से। तो ऑप्शन सी का 1 से मिलान करें। सी का 1 से किस में मिलान है? देखिए सी का 1 से सी और किस में मिलान है? सी में और डी में। इसको ए और बी एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद जो है गुड़ियाम गुफा जो है तमिलनाडु में है। देखिए डी का 2 किससे मिलान है? तो डी का 2 जो है सी और डी दोनों से मिलान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ईसमपुर।
ईसमपुर कहाँ, ईसमपुर देखेंगे तो ईसमपुर जो है कर्नाटका में है, नेवासा महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो सी होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। एससीओ फिल्म महोत्सव एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो पीआईबी की यानी पत्र सूचना कार्यालय जो है भारत सरकार का 27 जनवरी 2023 को जो है प्रकाशित हुआ था। एससीओ फिल्म फेस्टिवल महोत्सव प्रारंभ हो रहा है मुंबई में। इसमें 14 कंट्री की जो है 58 फिल्में जो है दिखाई जाएंगी। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही? यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ऑप्शन 2, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। ये बात जो है बिल्कुल जो है ये इसमें कहा लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, ये बात गलत है, क्योंकि इसकी चर्चा हम आगे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये ध्यान रखिएगा, इसमें लेटराइजेशन होता है। तो कैल्सीकरण द्वारा जो है जब ज़्यादा बारिश होती है तो जो भी जैसे सिलिका की मात्रा वो जमीन के अंदर चली जाती है, तो ऊपर क्या बचता है? ऊपर जो है आयरन के ऑक्साइड एल्युमिनियम जब भारी जैसे तत्व बचते हैं। तो इस प्रकार जो है उसकी अधिकता होगी। लेटराइट सॉइल में लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम की अधिकता होगी, ना कि कमी होगी। सिलिका की कमी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें कौन सही है? ऑप्शन डी जो है वो सही है। एससीओ के बारे में इसमें दिया गया है, कौन कौन सदस्य हैं, इसके बारे में आप लोग अगर देखना हो तो देख सकते हैं। तो देखिए ये लेटराइजेशन और मेजर सॉइल टाइप्स हैं भारत के, उसका मैप दिया गया है, ठीक है। और जो लेटराइजेशन सॉइल का कैसे फॉर्म है, इंटेंस जो लीचिंग प्रक्रिया होती है, यानी मतलब ज़्यादा वर्षा हो रही है, जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन में है, हाई जहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो रही है वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा वर्षा की वजह से क्या होता है, सिलिका और लाइम जैसे जो हल्के मटेरियल हैं वो क्या होते हैं, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम जैसे कंपाउंड जो है वो ऊपर जो है रह जाते हैं, ठीक है। बाकी और विशेषता आपको दी गई, यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडीयान पीसीएस में मिल जाएगा, और इसके अलावा स्टडीयान आईएएस पर भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संविधान भाग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो ट्रिब्यूनल की बात की गई ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। ट्रिब्यूनल जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, ठीक है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 323A और 323B में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, रेगिस्तान के विचार कीजिए और उन्हें जो है उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से विस्तृत तक, सबसे छोटा। तो इसमें देखिए सबसे छोटे से ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अरेबियन मरुस्थल मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सहारा डेजर्ट जो है, इसके अलावा गोबी डेजर्ट कहाँ है? मंगोलिया, चीन की सीमा पर। तो सबसे छोटा क्या है? तो डेजर्ट सैंडी, ये सबसे छोटा है। तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे 1, 4, 2, 3 होगा, यानी डेजर्ट सैंडी, उसके बाद गोबी, उसके बाद अरेबियन, फिर लास्ट में सहारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट में निम्नलिखित में कौन सा अति उच्च प्रगति शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो पीआईबी की वेबसाइट पर दिसंबर 2022 में ये सूचना जारी हुई थी। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रिसीव, जिसे जारी किया गया था इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी द्वारा, ठीक है। तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा को जो है इमर्जिंग स्टेट, बेस्ट इमर्जिंग स्टेट, परफॉर्मेंस स्टेट के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया था। हिमालयन राज्य में अगर बात करें तो मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, और ये टॉप 3 जो है, टॉप 3 क्या कह सकते हैं, 2 स्टेट हो गए। आइजॉल जो मिजोरम का है, सोलोन और शिमला, ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो थे ये परफॉर्मेंस हिमालयन राज्य में थे। तो इसमें जो है सुमेलित होगा, ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित होगा। क्वेश्चन नंबर 105 की बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वैश्विक सूचकांक संरचना राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
और इसके अलावा यह वैश्विक सस्टेनेबल रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुर्वार्षिक सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों के विषय को पुनरावलोकन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 2 गलत है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 सही है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये एक इंटर एजेंसी है, ठीक है, और एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एसडीजी इंडिकेटर का, जिसे IAEG एसडीजी के नाम से जानते हैं, और जो ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है दिखाती है। 6 मार्च 2020 में जो है न्यूयॉर्क में ये संपन्न हुआ था। यूनाइटेड नेशन का जो स्टैटिक्स कमीशन है उसकी 91 सतत विकास लक्ष्यों पर जो है कमेटी जो है यानी बैठक हुई थी। तो ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है जारी किया गया था। तो एसडीजी का जो आपने लक्ष्य पढ़ा है ना, उसको अपडेट करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें कौन सा एक अभिकथन ए और दूसरा कार्ड आर दिया गया है। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, बिल्कुल सही। संसद के दो सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते, बिल्कुल सही। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। इसका प्रोविजन आर्टिकल 111 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं को कौन सी अंतिम तिथि है। तो होम रूल आंदोलन जो है 1916 से 1918 में, इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 को 1924, मोपला विद्रोह हुआ 20 अगस्त 1921। एक सेकंड, हाँ, तो इसमें सबसे लास्ट में पूछा, सबसे लास्ट में क्या हुआ, सबसे लास्ट में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो इसमें जो यूरिन है वो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, रियो सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है। तो 1992 का एजेंडा 21 कैसे विकास में हुआ, इसका ये क्रोनोलॉजी दिया गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि पेपर ऐसे बन रहे हैं यूपीएससी की तरह, थोड़ा सा आपको एनालिसिस पावर होना चाहिए आपके अंदर। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में जानवर आवास करने वाले जानवर जो है मरुविद्ध जो है जानवर कहलाते हैं, जिन्हें जेरोफाइट भी कह सकते हैं। और ये जानवर जो रेगिस्तान में रहने वाला जानवर निशाचर होते हैं, वो रात में ही शिकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, 111 की बात करें, निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। तो देवप्रयाग में मिलती है। 112 के बाद समुद्र शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्र शैवाल जो है आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। और एनसीईआरटी के बायोलॉजी 11th एनसीईआरटी की बायोलॉजी का जो है किंगडम प्लैनेट्स, उससे क्वेश्चन सीधे उठा लिया गया है। सीवीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स, तो ये जो है आयोडीन के जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है। शैवाल कहाँ आएंगे, इसे केल्प्स कहते हैं। जो फोटिक जोन होगा जहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकती है, वहां पर जो है शैवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम सभा के संदर्भ में सही सत्य नहीं है। इसके कार्य शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार जैसे राज्य विधायिका राज्य स्तर पर होते हैं। ऑप्शन बी देखिए, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार करता है। ये ऑप्शन जो है इसमें गलत है, इसमें ऑप्शन बी सीधे सीधे गलत हो जाएगा। आर्टिकल 243A में ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें, लोटिक इकोसिस्टम की बात करें, तो लोटिक इकोसिस्टम जो है ये जो है फ्लोइंग वाटर की तरह कैरेक्टराइज किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, तो स्प्रिंग हो गई, जो बह रहा हुआ जल, रुका जल ना हो। तो इसमें देखिए, इसमें नदी जो है बहता हुआ जल का एग्जाम्पल है, जिसे लोटिक इकोसिस्टम में रखा जाता है। तो ये पंचप्रयाग का मैप है, आप देख सकते हैं, इसको हमने क्लासेस लिया हुआ है। तो कौन सा प्रयाग कहाँ है, कौन सी नदी के मिलने से स्थित है, तो ये कहाँ से निकलती है, ये सब सारी डिटेल इसमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 115 की बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। तो झांसी रानी रेजिमेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, निम्नलिखित में किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो 5th जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी, जनवरी 2023 में जो है इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी, वागीर INS वागीर को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा संस्कृत पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का आलमगीर जो है
ये पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, यानी ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कई साल पहले, एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है लेकिन पूछा गया। तो ये पूर्व का निर्धारण करता है। उत्तर का निर्धारण की बात करें तो मांडा करता है। पश्चिम का निर्धारण जो है सुतकोंडोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 की। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपको विचार करना है। ऑप्शन 1, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। ऑप्शन 2, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी में 7 इंजनों यानी सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, संचार साधन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक के संबंधित परियोजना पर पीएम गति के साथ जोड़ा जाएगा। तो इसमें देखेंगे 1 और 2 दोनों सही है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी 110 लाख करोड़ रुपए के साथ, जिसमें औद्योगिक गलियारे, रक्षा गलियारे जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 2 रक्षा गलियारे, इंडस्ट्रियल एरिया का भी विकास जो है शामिल है। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में पुनर्नामित किया गया था। तो 2021 में इसे जो है रीनेम किया गया था मध्याह्न भोजन योजना को। क्वेश्चन 112 की बात करें, अल नीनो के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना, यानी नॉर्मल में क्या होता है, ठंडी धाराएं रहती हैं। ठीक है, एल नीनो ईयर में क्या होता है, ये जो ठंडी धारा रहती है, कुल मिलाकर पेरू का जो तट है वो औसत तापमान से जो है अधिक गर्म हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया उसके रिवर्स में जो है इसकी अपेक्षा ठंडा हो जाए, हाई प्रेशर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हवाएं जो है ये जलधाराएं कह सकते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो क्या होता है, जब यहाँ से गर्म जो है ठंडी जलधारा यहाँ जाती है तो इसमें क्या होता है, ठंडी, तो इसको जो है यहाँ से धाराएं जो है रिवर्स भी होती हैं। तो ये जो साइकिल बनता है इसकी वजह से जो है फाइटोप्लैंक्टन भी जो है प्रभाव पड़ते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर जो है सूखे का कारण बनता है। ठीक है, और ऑप्शन 2 की बात की जाए, गर्म जलधारा पेरू के तट पर पानी को गर्म कर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है, ये तो बात सही है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है, लेकिन जिसमें समुद्री प्लैंक्टन की मात्रा बढ़ जाती है ये बात गलत है। क्योंकि जब इसमें जो गर्म रहता है, जैसे सी सरफेस ज़्यादा गर्म है, उसके नीचे डेंस है या कोल्ड करंट है, तो जब लेस जो है सरफेस ज़्यादा गर्म है, लेस डेंस मटेरियल है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें जो होगा ऑप्शन ए जो होगा, सॉरी, इसमें केवल जो है केवल ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में दिया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें जो है समुद्री जलधाराओं का प्रभाव होता है। ठीक है, हवाओं का भी प्रभाव होता है। ठीक है, और हर 3 से 7 वर्ष में एक बार एल नीनो का प्रभाव दिखाई आपको देता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, शिवनाथ समुद्रम कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवनाथ समुद्रम हाइड्रो पावर्ड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर कल्पक्कम की बात करें तो कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है। ये जो है नाभिकीय ऊर्जा से चलता है, तो जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा। तो गर्म तापमान का फाइटोप्लैंक्टन विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पानी की सतह जितना गर्म होता है, उन पानी और गहरे अधिक पोषक तत्व से भरपूर पानी के बीच जो मिश्रण होता है उतना कम होता है। ठीक है, एक ज़्यादा गर्म है, एक ज़्यादा ठंडा है, तो मिश्रण कहाँ से होगा? क्योंकि पोषक तत्व तो दुर्लभ होते हैं जहाँ फाइटोप्लैंक्टन बढ़ते उत्पादकता में गिरावट आती है। जैसे हमने बताया कि सतह जो है वो ज़्यादा गर्म होगा, हल्का होगा या कम डेंसिटी वाला होगा। ठीक है, नीचे उसके क्या होगा, हैवी जो है डेंस मटेरियल होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मिश्रण होता है और पोषक तत्व जो है सतह पर नहीं आ पाते हैं। जैसे जैसे जल की सतह गर्म होती जाती है, ठीक है, लेयरिंग बढ़ता जाता है और एक अस्पष्ट लेयर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके निश्चित क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन की उत्पादकता भी घट जाती है। इसके अलावा देखें, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहां पर मिलती है वहां पर जो है फिशिंग जोन आपको मिलेगा। ग्रैंड बैंक हो गया, ठीक है, ऐसे आपको कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे फिशिंग जोन के। तो वहां पर न ज्यादा पानी ठंडा रहता है, न ज्यादा पानी गर्म रहता है। इससे जो है एक उपयुक्त दशा मिलती है फिशिंग प्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए
विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कुल 30 जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे कौशल, ठीक है। सेंट्रल विल सेटअप 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की बात करें, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये जो है जामनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है हामिदा बानो बेगम जो है अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये जो है गलत है, ठीक है। ये मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की मां थी। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की बात करें, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो आनुवांशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण में किया जाता है। इसके पहले एनवायरमेंट से हमने टू द पॉइंट क्लास ली थी, उसमें इसको बताया था विधिवत। 126 की बात करें तो खरीदादार कौन था? खरीदादार जो है अधिकारी जो हिसाब किताब जो है प्रवीण था, यानी हिसाब किताब रखता था। तो इन सीटू एक सीटू के बारे में दिया गया है। इन सीटू संरक्षण वो होता है जिसमें पौधे और जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक रूप में किया जाता है। और एक सीटू क्या होता है? अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाकर किया जाता है। एक सीटू में क्या आएगा? जैसे एक्वेरियम हो गया और बोटैनिकल गार्डन हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक हो गया, डीएनए बैंक हो गया, जू हो गया, ये क्या एक सीटू संरक्षण है। जबकि इन सीटू में क्या आएगा? नेशनल पार्क हो गया, बायोडायवर्सिटी हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सब क्या आएगा? ये इन सीटू में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की बात करें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किससे संबंधित है? तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए संबंधित है। बीओडी क्या होता है? बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटित करने के लिए जो है जीवाणुओं द्वारा उपयोग की जाती है। सीओडी का मान जो है सदैव बीओडी से अधिक रहता है, ठीक है। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। 1 to 8 की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। तो जो मानसून आता है या तो इसकी जो है वेस्टर्न घाट के सहारे जो है आगे बढ़ जाते हैं, या जो दरार है पासेस से निकलकर जो है मैदानी इलाकों में जो है अंदर की तरफ प्रवेश करती है। जबकि यह तमिलनाडु हुआ जो है वो सूखा रह जाता है। ये लौटते हुए मानसून के द्वारा बंगाल खाड़ी से आता ग्रहण करके जो है यहाँ पर वर्षा होती है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही होगा कि तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा क्या है? ये वृक्ष छाया या रेन शैडो रीजन में आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 की बात करें, संसद की ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा ज्वाइंट सेशन मनी बिल और जितने अमेंडमेंट हो गए 368 के तहत उससे ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 108 में जो है ज्वाइंट सेशन की बात की गई है। तो अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार कार्यक्रम नहीं है या उत्तर प्रदेश सरकार का योजना है? तो सीधे सीधे गंगा एक्सप्रेसवे ये यूपी गवर्नमेंट की योजना है। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। इस प्रकार की योजना क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ही क्वेश्चन को वो घुमा दिया, इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा है, घुमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें, निम्नलिखित में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत की छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो इसमें शांति घोष जो थी ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, ठीक है। बाकी जो है औड़ा आसफ अली के बारे में जो है ये पहली बार जो है इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट की थी ग्वालियर टैंक में मैदान में, ठीक है, बॉम्बे में, ड्यूरिंग जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के। और इसके अलावा मतंगनी हजारा जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ये शामिल थी और ये अरेस्ट कर ली गई थी जो है नमक तोड़ो कानून के खिलाफ जब ये विरोध प्रदर्शन कर रही थी। 133 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है? तो इसमें देखेंगे आप कुछ लोग होंगे कि इसमें ऑप्शन सी लगा के आएंगे, अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलवाए, ठीक है। तो इसमें जो है
ये तो बात कही गई है फंडामेंटल ड्यूटी में, लेकिन जो है अगर आप जो है डीपीएसपी की बात करें उसमें सीधे सीधे ये बातें नहीं लिखी गई है। तो इस प्रकार जो है जहां तक क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण इसमें सही होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, जिसके अंतर्गत वन झील वन्य जीव और उसके संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। वहीं जो है अनुच्छेद 48 का डीपीएसपी में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन वन्य जीव रक्षा की बात की गई है। जिन्होंने इसको लगाया होगा उसमें लिखा गया यदि माता पिता या संरक्षक का 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित बालक को प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 45 सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। अनुच्छेद 45। तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। कुछ लोग इसमें जो है ऑप्शन सी लगा के आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो इगार्क बंदरगाह है वो रशिया का बंदरगाह है, ठीक है, और आर्कटिक सर्किल के पास स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन ए जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो अनूठी उपहार योजना है ये उत्तर प्रदेश संबंधित है। इसके अलावा मातृशक्ति उद्यमिता योजना किससे? हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में स्थित है। 138 की बात करें, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बारो में मेयर को दूसरी बार चुना गया? तो गौतम अडानी की बात की, ये बात तो गलत है। सुनील चोपड़ा थे, इन्हें जो है दूसरी बार चुना गया है मेयर के लिए, ठीक है। इसके पहले उन्होंने 2014-2015 डिप्टी मेयर के रूप में कार्य किया और डिप्टी मेयर के रूप में 2013-14 में कार्य किया था। और इंडियन एक्सप्रेस की 22 मई 2022 की यूज थी। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें तो 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है मेरठ, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 140 की, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो इसमें जो है कोरियालिस बल दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। हालांकि जब अर्थ का रोटेशन पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है उसके फलस्वरूप कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। कोरियालिस बल ही हवा को विक्षेपित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें तो जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में किस वर्ष बनाया गया? तो 1974 में बनाया गया था। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 142 की बात करें, खनिज संपदा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम अनुमानित भंडार मिले हैं। ऑप्शन 2, भारत अनेक खनिज लिथियम निकिल कोबाल्ट को आयात पर निर्भर है। तो इसमें देखेंगे इसमें दोनों सही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल गांव में जो है आपको ये डिपॉजिट मिला है। इसके अलावा अभी रिसेंट में भी गुजरात में भी राजस्थान में लिथियम डिपॉजिट शायद खोजा गया है। 143 की बात करें, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल की परत संबंधित है? तो आपको समताप मंडल इससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोरियालिस बल के बारे में दिया गया है, जो ये पौने जो है विक्षेपित हो रही हैं। इसका कारण हमने बता ही दिया कि पृथ्वी के घूर्णन कारण जो कोरियालिस बल उत्पन्न होता है उसके कारण जो है पौने विक्षेपित हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 144 की, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अनुसंधान इसका लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में? तो 2 फरवरी जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है।
और 2023 की थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीस्टोर करना। 146 की बात करें, विश्व सामाजिक आर्थिक संरक्षण रिपोर्ट किससे द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ILO द्वारा जो है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात यहां पर दिया गया है, एक बार फिर से अगर आपको देखना हो कौन सा डेवलपमेंट गोल किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार थे, तो रचनाकार की बात किया है तो MM कीरावानी जो है इसके नाटू नाटू के रचनाकार थे। 148 की बात करें, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में किस देश ने केंद्रीय बैंक में अपने करेंसी नोट की ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा विरोध किया था। तो इस ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें तो निम्नलिखित में कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, तो जैनुल आबिदीन ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी है जो सुमेलित नहीं है, तो मालप्रभा, कृष्णा, हेमावती, कावेरी, मंजरा, गोदावरी और प्राणहिता महानदी। इसमें ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। प्राणहिता जो है प्राणहिता को जो है महानदी सुमेलित, इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी नदी की जो है आपको डिटेल दिया गया है, इसमें आप जो है अच्छे से इसको कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा कर इसमें पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसकी PDF आपको हमारे स्टडी ऑन PCS चैनल पर मिल जाएगी, स्टडी ऑन IS पर भी मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद जो भी PCS क्लासेस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑन PCS पर होंगी। इसके अलावा हमारे करंट की क्लासेस चलती है स्टडी ऑन IS पर, और स्टडी ऑन UPSC पर बेसिक क्लासेस भी चलती हैं, इसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ SMS कर सकते हैं। एक बार हम फिर से रीचेक करके कमेंट बॉक्स में अगर कोई त्रुटि होती है तो फिर हम कमेंट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।